दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी तापस चैटर्जी और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स दा। आज हम लोग ग्रेविटेशन का दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपके दिमाग में भी कभी न कभी ये क्वेश्चन अराइज होता होगा या आया होगा दिमाग में। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब पहला फैक्ट जो मैं बात करूंगा, आप जानते हैं कि दो कोई भी पॉइंट मास के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है उसका फॉर्मूला होता है G(m1 m2) डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पे G क्या है? G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 m2 दो पॉइंट मासेस है और r उन दोनों पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस है। आप जानते हैं कि G का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे क्या सर ये क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो G का वैल्यू है वो बहुत ही छोटा वैल्यू, बिकॉज आप देखिए 10⁻11 मतलब नीचे में 11 जीरोज आएंगे, मतलब वो वैल्यू कितना छोटा होगा। तो इसका ये जो छोटा वैल्यू है G का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। ये स्मॉल वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? कुछ तो इंडिकेट कर रहा होगा, सोचिए क्या इंडिकेट कर रहा है ये स्मॉल वैल्यू? क्या इंडिकेट कर रहा है ये स्मॉल वैल्यू? बच्चे इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जैसे मान लीजिए एक आपके घर में एक बॉल है, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे होंगे वहां पे एक बॉल लीजिए और वहां पे कोई और एक छोटा सा मार्बल या कुछ भी ले लीजिए, छोटा सा एक मार्बल ले लीजिए या कोई भी स्फेरिकल चीज है उसको रख दिए। तो इसको ये मार्बल अट्रैक्ट कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यही कहता है कि कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब वो मार्बल को वो बॉल अट्रैक्ट कर रहा होगा, बॉल को मार्बल अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां पर फेल कर रहा है? जबकि आप उस बॉल को जब नीचे छोड़ रहे हैं या इस मार्कर को नीचे छोड़ रहे हैं तो नीचे चला जा रहा है, बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स इसको नीचे खींच ले रहा है। तो यहां पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शायद फॉलो हो रहा है, ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है, दिख रहा है अट्रैक्ट होते हुए। बट आपके घर में वो जो बॉल है और जो मार्बल है उनके बीच में अट्रैक्ट होता हुआ दिख नहीं रहा है, दूसरे तरफ खिंचा नहीं रहा है, आकर्षित नहीं हो रहा है। तो क्या यहां फेल हो गया? नहीं। यहां पर देखिए, यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू यही इंडिकेट कर रहा है। इसका वैल्यू बहुत स्मॉल है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी दो ऑर्डिनरी या नॉर्मल मासेस के बीच में, ऑर्डिनरी मासेस जो रहेगा मतलब हमारे आसपास जो मासेस हैं, है ना, ऑर्डिनरी मासेस के बीच में, ऑर्डिनरी मास के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा वो बहुत वीक फोर्स होगा। कैसा होगा? बहुत वीक फोर्स होगा। और फोर्स क्योंकि बहुत वीक है, जैसे इस बॉल और इस मार्बल के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है वो बहुत वीक है, जिसके कारण इसका जो इफेक्ट है वो आपको दिख नहीं रहा है। करेक्ट। लेकिन जब आप इस मार्कर को या उस बॉल को छोड़ रहे हैं तो अर्थ जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है वो इतना ताकतवर है कि उसका इफेक्ट उस बॉल पर या इस मार्कर पर नजर आ रहा है, वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या इंडिकेट करता है? स्मॉल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी ऑर्डिनरी मास के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो एक वीक फोर्स है। अब ये कितना वीक फोर्स है इसको भी समझने के लिए आप एक समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में मास है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी लगेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है, ठीक है, लेकिन मास तो है ना उसके पास। तो और सर्टेन डिस्टेंस है, मान लेते हैं r, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इनके बीच में Fg मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? G, दोनों का मास सेम है, सो इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, क्योंकि m1 इंटू m2 होगा, दोनों मास सेम है, तो m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कुछ होगा r, मान लेते हैं r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है दोस्तों, तो इनके बीच में एक
इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करेगा, और इस पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, तो रिपल्सन भी होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 इंटू Q2, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर। मतलब दोनों का फॉर्मूला देखने में बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर मास m1 इंटू m2 होता है, यहाँ चार्ज Q1 इंटू Q2 होता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है K, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, बड़ा वैल्यू है ना, 10⁻9 है इसका, देखिए 10⁻11 है, छोटा वैल्यू है, इंटू क्यू स्क्वायर, तो क्यू मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें, ठीक है, अगर इसका रेशियो निकालते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन का अगर रेशियो निकालेंगे तो डिस्टेंस तो कट जाएगा, और यहाँ पे g का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 राइट, इंटू 9.1 इंटू 10 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का लिखेंगे ना मैग्नीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का हो जाएगा g, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास का स्क्वायर, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻42 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यही दो इलेक्ट्रॉन का ही अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से 10⁻42 टाइम्स कम है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लिखे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लिखे थे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 10⁻42 टाइम्स ज्यादा है। तो जस्ट सोचिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना वीक फोर्स है। तो इसीलिए वहां पर जो कैपिटल जी का वैल्यू है ये सिग्निफाई करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज अ वीक फोर्स। ठीक है, चलिए अब दूसरा एक क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज कीजिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गया, और अर्थ के चारों तरफ मून जो कि उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है ना, वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, ये हम लोग जानते हैं, ये मून का सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें मून घूम रहा है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर मून है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि अगर सडनली अर्थ का जो ग्रेविटी है, अर्थ का जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशनल पुल है, वो मान लेते हैं किसी कारण से जीरो हो गया सडनली, सपोज ऐसा हो गया, और कोई और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, मतलब और कोई प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स वगैरह नहीं है, कोई और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मून के साथ क्या होगा? मून किस पाथ में मूव करेगा? सडनली अगर अर्थ का ग्रेविटी खत्म हो गया तो मून कैसे मूव करेगा? तो देखिए, जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम लोग जानते हैं कि उस पर एक फोर्स लगता है जो कि उसके सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, है ना। इसको हम लोग जानते हैं, सेंट्री मतलब सेंटर, पिटल मतलब तरफ, सेंटर की तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण भी लग सकता है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण भी लग सकता है, टेंशन के कारण भी लग सकता है, फ्रिक्शन के कारण भी लग सकता है। इसके कारण हर जगह अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में अर्थ का जो ग्रेविटी है वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण है, क्योंकि अर्थ अपने ग्रेविटी से मून को खींच रहा है। और कोई चीज जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हम लोग कैसे निकालते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे रहता है वहां पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टैंजेंट क्योंकि इधर मूव कर रहा है इसलिए टैंजेंट का एरो भी इधर जा रहा है, राइट, ये इधर मूव कर रहा है। मान लीजिए इस पोजिशन पर निकालना डायरेक्शन, तो ऐसे जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो वेरी करता है। कोई भी चीज कर्व में या सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो वेरी करता है। अब सोचिए कि मून यहां पर था, मूव कर रहा था, और ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन था, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो उसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी है तो वो मून को क्या कर रहा है? घुमा दिया, और जिसके कारण मून इस सर्कुलर पाथ में मूव करने लगा। अब अगर सडनली अर्थ का ग्रेविटी जीरो हो जाए तो क्या होगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी जीरो हो जाएगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जब जीरो हो जाएगा तो मून
को अंदर खींचने वाला कोई फोर्स नहीं रहेगा, तो मून जो है अपना इस स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता हुआ सीधा चला जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता हुआ सीधा चला जाएगा, जो कि उसका ओरिजिनल पाथ था। ठीक है, जैसे इसका समझने के लिए आप देखिए, आप एक कंपास लीजिए, उससे एक सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए एक पेज पर, एक कॉपी पे, और उस आप बना लीजिएगा सर्कल, ऑब्वियसली बना लीजिएगा। अब क्या कीजिए, कंपास को स्क्रू है ना ऊपर में, उसको ढीला कर दीजिए। अब सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका हाथ सीधा जाने लगेगा, राइट। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, जब स्क्रू टाइट था, तो एक ठीक ठाक वैल्यू का सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था जो आपके हाथ को मोड़ दे रहा था और आप सर्कल बना रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने स्क्रू को ढीला कर दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, उस सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया, जिसके कारण अब आपका हाथ सीधा जाने लगा। तो यहां पर तो आपका वो सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये मून जो है उसका जो ओरिजिनल पाथ था उसी पाथ में चलते हुए स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता हुआ दूर कहीं निकल जाएगा। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, घबराने की बात नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ तो ये चीज होगा, और यहां पे ये भी कंडीशन है कि अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ना हो, अदरवाइज फिर मून टकरा के फिर इधर उधर जाने लगेगा, राइट। तो अगर मून एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा था, जो कि वो चल रहा था, बट अर्थ की ग्रेविटी के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, इसी कारण वो मुड़ जा रहा था और एक सर्कुलर पाथ में फॉलो कर रहा था। बट अगर अर्थ का ग्रेविटी सडनली जीरो हो जाएगा तो वो अपना ओरिजिनल जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उसी मूव करता हुआ दूर निकल जाएगा। चलिए, तो आई थिंक ये दोनों इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ग्रेविटेशन चैप्टर को और ग्रेविटी को समझने में और हेल्प करेगा और आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को और जगाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।